नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ट्रिपल एस पे। तो बात करेंगे हम इन्फ्लेक्शंस की डेफिनेशंस क्या है। देखो, अगर हम जनरल भाषा में बोलें कि इन्फ्लेक्शंस क्या होती है, जब किसी गुड्स और सर्विसेज के प्राइस राइज हो जाते हैं उसको हम क्या कहते हैं, इन्फ्लेक्शंस कहते हैं। अगर हम और तरीके से बोलें कि इन्फ्लेक्शंस क्या होता है, जब मार्केट में मनी सप्लाई इंक्रीज हो जाती है। मनी सप्लाई इंक्रीज मतलब कि जब मार्केट में पैसा ज़्यादा आ जाता है, जब बैंकिंग जो है वो ज़्यादा पैसा रिलीज़ कर देती है, या फिर कम इंटरेस्ट रेट पे लोन देने शुरू हो जाती है, लोगों के पास पैसा ज़्यादा आ जाता है, तो नेचुरली क्या होता है कि डिमांड ज़्यादा बढ़ जाती है। जब डिमांड ज़्यादा बढ़ेगी तो क्या होगा कि जो गुड्स के प्राइस होंगे वो भी हाई हो जाएंगे। तो इसलिए सप्लाई इंक्रीज होने से, मनी सप्लाई इंक्रीज होने से क्या होगा कि इन्फ्लेक्शन रेट इंक्रीज होगा। और इन्फ्लेक्शन रेट इंक्रीज होने से कैसे हो सकता है, और अगर किसी कंज्यूमर की परचेजिंग पावर है उसमें कमी आ जाना। मतलब कि परचेजिंग पावर कैसे कम होती है। मान लीजिए कि आपने क्या लिया, ओनियन लिए। आपने जनवरी में क्या किया, आपने ओनियन लिए 10 पर केजी, ठीक है। फैब में उसका प्राइस डबल हो गया, 20 पर केजी मिलने लगे। तो अगर आप वही 10 रुपये के खरीदेंगे तो आपको हाफ केजी मिलेंगे। आपकी परचेजिंग पावर आधी हो गई, ठीक है, क्योंकि इन्फ्लेक्शन जो थी वो 100% इंक्रीज हो गई, मतलब कि डबल हो गई। पहले 10 रुपये के जी मिल रहा था, अब वो 20 पर के जी मिल रहा है। अब वही आप 10 रुपये यूज़ करोगे तो आपको जो मिलेगा वो हाफ क्वांटिटी में मिलेगा, मतलब हाफ के जी पे मिलेगा। तो आप इसे इन्फ्लेक्शन रेट भी कह सकते हैं कि परसेंटेज में कोई चीज़, किसी चीज़ का चेंज आना, तो उसे हम इन्फ्लेक्शंस कहते हैं, ठीक है। तो इन्फ्लेक्शंस की डेफिनेशन आई होप आपको समझ आ गई होगी कि इन्फ्लेक्शंस क्या होता है। एक बार मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि इन्फ्लेक्शंस होता है जब किसी मार्केट में मनी सप्लाई का इंक्रीज हो जाना। और आप जानते हैं कि मनी सप्लाई को कंट्रोल करने के लिए आरबीआई क्या क्या करता है। आरबीआई सीआरआर, एसएलआर, इस तरह के टूल का इस्तेमाल करता है, जिससे वो बैंक इंटरेस्ट रेट को ऊपर नीचे कर सके और कहीं ना कहीं इन्फ्लेक्शंस को कंट्रोल कर सके। और सेंट्रल बैंक ही कंट्रोल करते हैं इन्फ्लेक्शंस को, ठीक है। तो ये मॉनेटरी पॉलिसी अगर आपने अच्छे से पढ़ा होगा कहीं बैंकिंग में या फिर मेंस के एग्ज़ाम में, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सीआरआर, एसएलआर, इनका काम क्या होता है कि इनके इंटरेस्ट रेट को कम ऊपर करें, कि जिससे ये मनी सप्लाई को मेंटेन कर सके, जिससे इन्फ्लेक्शंस कंट्रोल हो सके, ठीक है। या फिर हम ऐसे भी कह सकते हैं कि किसी गुड्स और सर्विसेज के प्राइस को इंक्रीज हो जाना, उसको भी हम इन्फ्लेक्शंस कहते हैं। या फिर परचेजिंग पावर का बढ़ जाना, मतलब कि आपकी जो परचेसिंग पावर है, पहले आप 10 की 1 केजी खरीद रहे थे, फिर आपको 10 की आधा केजी मिल के जो आपकी परचेसिंग पावर है वो कम हो गई। तो वो भी एक तरह की इन्फ्लेक्शंस है, ठीक है। तो उसके बाद हम देखेंगे कि इन्फ्लेक्शंस की टाइप क्या क्या हैं। देखो, ये जो इन्फ्लेक्शंस की टाइप्स हैं, ये फर्स्ट जो टाइप है वो है क्रीपिंग इन्फ्लेक्शन या फिर लो इन्फ्लेक्शंस। मतलब कि आपकी जो इन्फ्लेक्शंस रेट है वो बढ़ती है, पर लेस देन 3%, 3% से ज़्यादा नहीं बढ़ती है। और इस तरह की जो इन्फ्लेक्शंस होती है, क्रीपिंग इन्फ्लेक्शंस, इससे ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता इकोनॉमी में। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है, इट्स एसेंशियल फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए, ठीक है। और इस तरह के इन्फ्लेक्शंस जो हमें ऐसे कह सकते हैं सिंगल डिजिट में बढ़ती है, उसको हम क्या कहते हैं, क्रीपिंग इन्फ्लेक्शंस या फिर लो इन्फ्लेक्शंस। ये रेंगते हुए चलते, क्रीपिंग मतलब रेंगना, ठीक है। तो ये रेंगते हुए जो इन्फ्लेक्शंस का बढ़ना या स्लो रेट में बढ़ना, उसको हम क्या कहते हैं, लो इन्फ्लेक्शन या फिर क्रीपिंग इन्फ्लेक्शंस। उसके बाद हम बात करेंगे वॉकिंग। देखो, जो सेकंड इन्फ्लेक्शंस है वो है वॉकिंग इन्फ्लेक्शन या ट्रोटिंग इन्फ्लेक्शंस। ये वो इन्फ्लेक्शंस है, ये लो इन्फ्लेक्शन या क्रीपिंग इन्फ्लेक्शन से ज़्यादा होगी। मतलब कि आप इस इन्फ्लेक्शन की जो रेंज होगी वो 3 to 7 के बीच में गई, पर ये 10 से ऊपर नहीं होगी, ठीक है। ये इन्फ्लेक्शंस एक तरफ की अथॉरिटीज़ जो भी गवर्नमेंट्स है उनको एक वार्निंग दे देती है कि भाई ये जो इससे ज़्यादा होगी तो आपकी इकॉनमी गड़बड़ कर सकती है। तो इसको आप वार्निंग इन्फ्लेक्शंस भी कह सकते हैं। पर इसका जो मेन जो नाम है इनका, वॉकिंग इन्फ्लेक्शन, ट्रोटिंग इन्फ्लेक्शंस, इसकी जो रेंज है वो 3 to 7 के बीच में रहती है और लेस देन 10% रहती है। और ये सिंगल डिजिट में इन्फ्लेक्शंस बढ़ती है इसकी, ठीक है। ये होगी वॉकिंग इन्फ्लेक्शंस। उससे पहले हमने पढ़ी क्रीपिंग इन्फ्लेक्शन, ठीक है। देखो, जो ये थर्ड जो इन्फ्लेक्शंस है टाइप की, वो है ग्लोपिंग इन्फ्लेक्शंस। जो ग्लोपिंग इन्फ्लेक्शंस होती है, ये इंक्रीज होती है या तो डबल डिजिट में या तो ट्रिपल डिजिट में। ये डबल या ट्रिपल डिजिट में इंक्रीज होती है।
और ये जो इन्फ्लेक्शंस होती है ये आपकी इकोनॉमी को बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करती है। आपकी जीडीपी कम हो जाएगी, लोग परचेजिंग कम करेंगे, डिमांड ख़त्म हो जाएगी, सप्लाई इंक्रीज़ हो जाएगी, उससे कॉस्ट पुल इन्फ्लेक्शंस हो जाएगी। हम देखेंगे कि कॉस्ट पुल इन्फ्लेक्शंस क्या होती है, पर ग्लोपिंग इन्फ्लेक्शन से कॉस्ट पुल इन्फ्लेक्शंस होती है। देखो, ग्लोपिंग इन्फ्लेक्शंस के कुछ अलग नाम हैं जिसको अलग अलग नाम से भी जाना जाता है। होपिंग इन्फ्लेक्शंस, जंपिंग इन्फ्लेक्शंस और रनिंग इन्फ्लेक्शंस भी कहते हैं ग्लोपिंग इन्फ्लेक्शंस को। ठीक है, इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, ये डबल और ट्रिपल डिजिट में बढ़ती है। ठीक है, दूसरा क्या है, इसके डिफरेंट डिफरेंट नाम है, जैसे रनिंग इन्फ्लेक्शन हो गया, जंपिंग इन्फ्लेक्शन हो गया, होपिंग इन्फ्लेक्शन हो गया। इसकी कोई रेंज नहीं है, जैसे पहले हमने पढ़ा था कि ये 3% से कम रहता है क्रीपिंग, और उसके बाद हमने देखा था वॉकिंग जो है वो 3 से लेकर 7 के बीच में रहता है, और नॉट मोर देन 10 से रहता है। ठीक है, और होप ग्लोपिंग में ये नहीं है कि क्या रेंज होगी, बट इतना है कि जो ये इन्फ्लेक्शंस होगी ये डबल और ट्रिपल डिजिट में बढ़ती है। ठीक है, ये होगी ग्लोपिंग इन्फ्लेक्शंस। उसके बाद हम देखते हैं हाइपर इन्फ्लेक्शंस क्या होती है। हाइपर इन्फ्लेक्शंस को आप ऐसे कह सकते हैं, वो इन्फ्लेक्शंस जो 400 से 500% की परसेंटेज से अकॉर्डिंग पड़ती है। मतलब कि आज 20% इन्फ्लेक्शन है, कल 400 इन्फ्लेक्शन होगी। देखो, इस तरह की इन्फ्लेक्शंस हुई हैं। इस तरह की अगर एग्जांपल्स देखें तो जर्मनी में जब वर्ल्ड वार फर्स्ट हुआ था उस समय इस तरह की हाइपर इन्फ्लेक्शंस हुई हैं, और जिम्बाब्वे में इस तरह की इन्फ्लेक्शंस होती रहती हैं। ऐसा कहा जाता है कि जब जिम्बाब्वे में इन्फ्लेक्शन रेट हाइपर इन्फ्लेक्शन थी, उस समय जब किसी मॉल में जाते थे तो पूरा 2 बैग भर के मतलब पैसे लेके जाते थे और एक ब्रेड मिलता था। इस तरह की इन्फ्लेक्शंस वहाँ पे देखी गई है। तो वो एक हाइपर इन्फ्लेक्शंस थी। ठीक है, तो ये जो इन्फ्लेक्शंस है ये कंट्रोल में नहीं रहती गवर्नमेंट्स के, और गवर्नमेंट्स भी इसके सामने बेबस हो जाती है कि अब हम किस तरह से इन्फ्लेक्शंस को कंट्रोल करें। ठीक है, वो आ गई आपकी हाइपर इन्फ्लेक्शंस। इन चारों इन्फ्लेक्शंस को अच्छे से पढ़ें, इसकी रेंज अच्छे से देखें, इनके डिफरेंट डिफरेंट नाम हैं उन्हें देखें। इसी से अगर सवाल पूछेगा तो यही पूछेगा। ठीक है, तो उसके बाद हम देखेंगे कि हम इसे कितनी किस 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 वजह से मतलब कि इन्फ्लेक्शंस होती है। इन्फ्लेक्शंस होने के सिर्फ 2 कारण हैं। देखो, 2 ही रीज़न हैं अगर इन्फ्लेक्शंस अगर होती है, इसके सिर्फ 2 रीजंस हैं। एक है डिमांड पुल इन्फ्लेक्शंस, दूसरा है कॉस्ट पुश इन्फ्लेक्शंस। ओके, देखो, डिमांड पुल इन्फ्लेक्शंस क्या क्यों होती है, एकदम से डिमांड क्यों बढ़ जाती है, इसे आप थोड़ा थोड़ा लिख लें। इसमें लिखा नहीं होगा कि डिमांड पुल इन्फ्लेक्शंस क्यों होती है। देखो, सबसे बड़ा कारण ये है कि डिमांड पुल इन्फ्लेक्शंस का, कि जब जो आरबीआई है, जो सेंट्रल बैंक है, वो क्या करता है, अपने जो इंटरेस्ट रेट है उसको कम कर देता है। उससे क्या होता है, लोगों के पास लो इंटरेस्ट रेट जब होगा तो लोग ज़्यादा लोन लेंगे। जब लोग ज़्यादा लोन लेंगे तो उनके पास ज़्यादा पैसा आएगा, तो वो हाई कंजप्शंस करेंगे। जब वो हाई कंजप्शंस करेंगे तो उस समय जो डिमांड है, ठीक है, वो बढ़ जाएगी। तो ये भी रीज़न हो सकता है कि डिमांड पुल इन्फ्लेक्शन का, डिमांड का बढ़ जाना। और या फिर हम ऐसे भी कह सकते हैं कि जीडीपी जब इंक्रीज़ होती है किसी कंट्री की, तो नेचुरली सी बात है कि एम्प्लॉयमेंट भी इंक्रीज़ होगी। जब एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज़ होगी तो वेजेस भी इंक्रीज़ होंगे या फिर सैलरी इंक्रीज़ होगी। तो जब वेजेस इंक्रीज़ होंगे तो नेचुरली सी बात है कि उनकी कंजम्पशंस बढ़ेगी। जब कंजम्पशंस बढ़ेंगी तो वो डिमांड भी इंक्रीज़ करेंगे। ठीक है, एक तो ये रीजंस हो गया। या फिर ऐसे भी कह सकते हैं कि गवर्नमेंट्स क्या करती है कि टैक्सेस को रिड्यूस करती है। जब टैक्सेस को रिड्यूस करेगी तो उस समय क्या होगा कि टैक्सेस को रिड्यूस करने से लोगों के पास पैसा ज़्यादा बचेगा। जब पैसा ज़्यादा बचेगा वो किसी ना किसी तरीके से वो खर्च करेंगे। जो खर्च करेंगे तो मतलब कि वो डिमांड करेंगे किसी चीज़ की, तो उससे भी क्या होगा कि डिमांड बढ़ेगी। या फिर इंक्रीजिंग द पॉपुलेशंस के इंक्रीज होने से भी डिमांड बढ़ती है। ठीक है, तो डिमांड्स एंड इन्फ्लेक्शन किस किस कैसे होती है, हम थोड़ी डायग्रामेटिकली तरीके से देख लेते हैं। इसे डायग्राम थोड़ी क्लियर नहीं है, फिर भी आप कोशिश करें कि इसे इसकी जो क्वालिटी है उसको 400 रखें तो उससे आपको थोड़ा क्लियर दिखेगा। ठीक है, तो देखते हैं कि डिमांड पुल इन्फ्लेक्शन क्या होता है। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपने अगर डिमांड अच्छे से देखा होगा तो हमने एक चीज़ देखी थी, जो डिमांड इंक्रीज होती थी तो डिमांड हमारी ऐसे थे पॉइंट। ठीक है, ये आ गया डी। अब हम डिमांड को इंक्रीज करते तो डिमांड इस तरह से इंक्रीज होती थी, ऊपर की तरफ हो रही थी, ये डी वन। और अगर हम डिमांड को डिक्रीज करते तो डिमांड इस तरह से डिक्रीज होती थी। ठीक है, बट अगर हम सप्लाई की बात करें, ठीक है, अगर हम सप्लाई की बात करें,
सप्लाई उल्टा होता था, सप्लाई इस तरह से होती थी। और जब हम सप्लाई इंक्रीज़ की बात करेंगे ना, ये आ गया सप्लाई वन। सप्लाई जब इंक्रीज़ होगी वो नीचे की ओर होगी, ठीक है, और सप्लाई अगर डिक्रीज़ होगी तो वो ऊपर की ओर होगी, ठीक है। ये डिक्रीज़ हो रही है और ये इंक्रीज़ हो रही है, ये चीज़ को ध्यान रखना थोड़ा, ठीक है। अब हम बात करते हैं थोड़ा डायग्रामेटिकली तरीके से, देखते हैं कि डिमांड पुल इन्फ्लेक्शंस क्या होती है, कैसे होती है। देखो डिमांड पुल इन्फ्लेक्शंस कैसे होगी, ये जो डायग्राम है, एक सेकेंड, अब देखो ये जो डायग्राम है इसमें क्या दिया है, वाई एक्सिस पे दिया है प्राइस लेवल और एक्स एक्सिस पे दिया है नेशनल आउटपुट, ठीक है। अब देखना ये जो डायग्राम है इसमें क्या है, सप्लाई आपकी सेम है। देखो ये जो ए एस है, एग्रीगेट सप्लाई है, वो आपकी एक जैसी है, बट आपकी डिमांड चेंज हो रही है। डिमांड क्यों इंक्रीज़ हो रही है, इसका रीज़न मैं आपको बता चुका हूँ कि आपकी जो डायरेक्ट टैक्सेस कम हो गए, इंक्रीजिंग द पॉपुलेशन हो गई, जीडीपी इंक्रीज की वजह से हो गया, या फिर बैंक के इंटरेस्ट रेट कम होने से आपकी डिमांड इंक्रीज़ होगी या आपकी कंजप्शन इंक्रीज़ होगी। उसकी वजह से आपकी जो एग्रीगेट डिमांड है वो शिफ्ट होती रहेगी, बट जो सप्लाई है वो कांस्टेंट है, ठीक है। जो सप्लाई जो ए एस है ना, ये कांस्टेंट है, ठीक है। और आपकी जो एग्रीगेट डिमांड है वो बढ़ रही है, पहले इतनी थी, फिर इतनी थी, फिर इतनी थी, फिर इतनी थी, और जो आपकी एग्रीगेट सप्लाई है वो कांस्टेंट रहेगी। जब एग्रीगेट सप्लाई कांस्टेंट रहेगी और एग्रीगेट डिमांड वो इंक्रीज़ हो रही है। आप देख रहे हो जब यहाँ पे ए डी ओ पे थी तो हमारी प्राइस ये था, फिर हमारी एग्रीगेट डिमांड और बढ़ी तो हमारा प्राइस यहाँ पे आ गया, जब हमें और बढ़ी तो हमारा प्राइस का बढ़ना मतलब इन्फ्लेक्शन हो रही है। तो एग्रीगेट डिमांड की शिफ्ट होने पर जो हमारा प्राइस लेवल है वो ऊपर ऊपर जा रहा है, जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है, और एग्रीगेट जो सप्लाई है ये कांस्टेंट है। जहाँ पे ये आपस में इंटरसेक्ट कर रहा है तो हमारा प्राइस लेवल भी इंक्रीज़ हो रहा है। तो हम ऐसे कह सकते हैं कि डिमांड के इंक्रीज से और सप्लाई कांस्टेंट रहने से क्या होगा, हमारी जो इन्फ्लेक्शंस है वो बढ़ेगी, ठीक है। तो इसे हम क्या कहेंगे, डिमांड साइड इन्फ्लेक्शंस, ठीक है, या फिर इसको हम कहते हैं डिमांड पुल इन्फ्लेक्शंस, ठीक है। तो ये आ गया आपका डिमांड साइड इन्फ्लेक्शंस। देखो उसके बाद हम बात करेंगे कॉस्ट पुश इन्फ्लेक्शंस क्या होती है। कॉस्ट पुश इन्फ्लेक्शंस को आप सप्लाई साइड इन्फ्लेक्शंस भी कह सकते हैं, ठीक है। ये इन्फ्लेक्शंस क्यों होती है, इसकी वजह क्या है। इसमें क्या होता है कि सप्लाई साइड से सप्लाई शॉक की वजह से क्या होता है, इन्फ्लेक्शंस क्रिएट होती है। जैसे लेबर्स की जो वेजेस है ना वो इंक्रीज़ हो गए, तो जो फर्म है वो इतना हाई वेजेस अगर देगा लेबर्स को तो वो नेचुरली जो प्रोडक्ट है उसको भी महंगा कर देगा, ठीक है। तो जहाँ फिर ये भी हो सकता है कि मोनोबली की वजह से वो क्या करेगा कि सप्लाई साइड से जो एक्चुअली जो मोनोबली क्या होता है, मोनोबली आप ऐसे कह सकते हैं प्राइस मेकर, वो अपनी मर्जी से प्राइस को राइज कर देगा। तो उस जब प्राइस राइज हो गया तो नेचुरली इन्फ्लेक्शंस होगी, ठीक है। या फिर हम ऐसे भी कह सकते हैं कि फूड की बड़ी ज़्यादा डिमांड है, बट बैकवर्ड एग्रीकल्चर होने के कारण वो उस डिमांड को पूरा ही नहीं कर पा रहा है। तो नेचुरली जब सप्लाई कम होगी तो डिमांड ज़्यादा होगी, उससे भी इन्फ्लेक्शंस होती है। ये चीज़ मैं आपको आगे बताऊंगा कि किस तरह से जब सप्लाई शॉर्टेज की वजह से इन्फ्लेशन कैसे होती है, वो एक डायग्राम से मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। एक और चीज़ है कि जब आप कोई चीज़ बाहर से मंगवा रहे हैं, इंपोर्ट कर रहे हैं, उनका प्राइस बढ़ गया, रॉ मटेरियल का मतलब कि प्राइस बढ़ गया, उससे उसकी वजह से भी इन्फ्लेक्शंस जो है राइज हो सकती है। क्योंकि जब आप किसी प्रोडक्ट को बनाने में अगर आप जो रॉ मटेरियल ही महंगा बन रहा है, जब वो कंप्लीट बनेगा तो वो और ज़्यादा महंगा हो जाएगा। जब वो और ज़्यादा महंगा हो जाएगा तो नेचुरली इन्फ्लेक्शंस भी इंक्रीज़ होगी, ठीक है। तो देखते हैं कि कॉस्ट पुश इन्फ्लेक्शंस डायग्राम में किस तरह से बढ़ती है, ठीक है। देखो जो सप्लाई साइड इन्फ्लेक्शंस की डायग्राम देखो आप ध्यान से, इसमें क्या है, पहले हमने जो डिमांड पुल इन्फ्लेक्शन देखा था वहाँ पे डिमांड चेंज हो रही थी, उसकी वजह से इन्फ्लेक्शंस हो रही थी। यहाँ पे सप्लाई चेंज होने की वजह से इन्फ्लेक्शंस हो रही है। वो कैसे, आप देख रहे हो कि इसमें जो डिमांड है वो कांस्टेंट है, वो एक ही तरह से है, ठीक है। और जो सप्लाई है, मैंने एक चीज़ बताई थी आपको कि जो सप्लाई होगी वो नीचे की ओर इंक्रीज़ होगी और ऊपर की ओर डिक्रीज़ होगी, ठीक है। तो इसमें आप ध्यान से देखना कि जब ए पॉइंट पे सप्लाई थी वो इस तरह से थी, फिर क्या हुआ कि सप्लाई शॉक, ठीक है, सप्लाई कमी आना, सप्लाई जब कम होती है तो वो ऊपर की ओर होती है। तो सप्लाई जब S2 पे पहुंची, डिमांड उतनी ही है। मतलब कि मान लीजिए कि ओनियंस की सबसे बेस्ट एग्जांपल है इंडिया में, आप दिसंबर और जन में देखते हैं कि
जो ओनियन है उसकी जो डिमांड है वो हाई होती है, पर उसकी सप्लाई कहीं ना कहीं कम हो जाती है। शायद बड़े बड़े फार्मर्स उसको स्टॉक करके रखते होंगे, ठीक है, जब उसका हाई प्राइस होगा तब छोड़ते थे। तो ऐसा इस 2019 में भी हुआ कि ओनियंस के प्राइस बड़े हाई पे पहुंच गए थे, 120 140 तक पहुंच गए थे। तो वो जो शॉर्टेज ऑफ ओनियंस की वजह से, मतलब कि सप्लाई जो ओनियन थी वो कम हो रही थी, जैसे कि डिमांड जो थी इंडिया में ओनियन की उतनी ही थी, ठीक है, वो ये डी डैश है, ठीक है। तो बट जो सप्लाई थी वो कहीं ना कहीं कम होती रही, ठीक है। पहले वो S1 पे थी, फिर S2 पे थी, फिर S3 पे आ गई। ये जो कम हो रही है, जब ये डिमांड के साथ इंटरसेक्ट कर रही है, A पॉइंट, B पॉइंट, C पॉइंट, D पॉइंट, यहाँ पे ये इंटरसेक्ट कर रही है, और आप देखो ये प्राइस कहाँ जा रहा है। पहले सप्लाई इतनी थी, ठीक है, एक सेकेंड, पहले जो सप्लाई थी वो S1 थी, ठीक है, और डिमांड डी डैश थी, ठीक है, यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा था, तो हमारा प्राइस P1 आ रहा था। फिर शॉर्टेज होगी और सप्लाई की, तो सप्लाई डिक्रीज होगी, तो हमारा प्राइस भी ऊपर चल रहा है। तो और डिक्रीज होगी सप्लाई, तो प्राइस हमारा P3 पे आ गया। और डिक्रीज होगी तो हमारा जो प्राइस है वो P4 पे आ गया। जैसे जैसे प्राइस सप्लाई कम हो रही है, प्राइस इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। ये सप्लाई शॉक क्यों होता है आप जानते हो। और एक और चीज़ जो मैंने आपको पहले बताई कि जो सप्लाई डिक्रीज होता है वो ऊपर की ओर होगा, ऐसे की ओर, और इंक्रीज नीचे की ओर होता है, और ये डिक्रीज हो रहा है तो ये ऊपर की ओर जा रहा है, ठीक है। तो सप्लाई ऊपर की ओर डिक्रीज होता है। जैसे सप्लाई ऊपर की ओर शिफ्ट होगी तो डिमांड हमारी इंक्रीज हो रही है ना, डिमांड हमारी प्रॉपर है, और हमारा प्राइस जो है वो इंक्रीज हो रहा है, P1 P2 P3 P4, ठीक है। तो ये है सप्लाई साइड इन्फ्लेशन किस वजह से होती है, ठीक है। देखो जो इन्फ्लेशन है उसे कैसे हम कैलकुलेट करते हैं, इसके 3 मेथड हैं। मैंने 2 इसलिए लिखे हैं क्योंकि यही इंपॉर्टेंट है, वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जिसे हम जीडीपी डिफ्लेक्टर्स कहते हैं, और उसे इतना पूछा भी नहीं जाता। तो जो मेन इंपॉर्टेंट है वो कौन से हैं, होल सेल प्राइस इंडेक्स, और दूसरा क्या है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। देखो जो मैं बोलूँगा उसे आप प्लीज़ नोट करते रहें कि होल प्राइस इंडेक्स क्या होता है। देखो होल सेल प्राइस इंडेक्स क्या होता है, ये इसमें हम क्या करते हैं कि जो इंडस्ट्री प्राइस होता है, मतलब कि जब इंडस्ट्री या कोई फर्म जो रॉ मटेरियल खरीदती है, होल सेल आप खुद जानते हैं कि होल सेल में कितना फ़र्क होता है प्राइस में, और रिटेलर प्राइस में कितना फ़र्क होता है। जो होल सेल प्राइस इंडेक्स होता है उसमें जो इंडस्ट्रियल प्राइस होता है, जब कोई फर्म किसी से प्रोडक्ट गुड्स खरीदती है, तो उस गुड्स को जो लेते समय जो प्राइस होता है उसको लेकर कैलकुलेट करके जो इन्फ्लेक्शंस निकलती है उसको हम क्या कहते हैं, होल सेल प्राइस इंडेक्स कहते हैं। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ इसमें ये है कि ये जो होल प्राइस इंडेक्स है इसमें सिर्फ गुड्स आती हैं, ठीक है, इसमें सिर्फ गुड्स को लिया जाता है, सर्विसेज को नहीं लिया जाता। और एक और चीज़ है, जो होल सेल प्राइस इंडेक्स है उसमें कितनी गुड्स को लिया जाता है, उसमें 697 गुड्स को लिया जाता है। और होल प्राइस इंडेक्स को जो ये इसको जो मतलब कि रिलीज़ कौन करता है, जो इसका इन्फ्लेक्शन रेट है होल सेल प्राइस इंडेक्स को, वो कौन करता है, ऑफिस ऑफ मिनिस्ट्री एडवाइजर्स, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के अंडर आता है, ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक्स एडवाइजर्स, ठीक है। वो इस होल प्राइस इंडेक्स को रिलीज करता है, ठीक है। और इसका जो बेस एयर है, जिसको हम जो बेस एयर और करंट एयर को देख के हम कैलकुलेट करते हैं होल प्राइस इंडेक्स को, जो इसका बेस ईयर है होल प्राइस इंडेक्स का वो क्या है, 2011-12, क्या है, 2011 और 12, ठीक है। तो इसमें सिर्फ गुड्स आती हैं, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसमें प्राइमरी गुड्स को ही लिया जाता है, जैसे रॉ मटेरियल मैंने बोला, उसको लेकर ही इसकी इन्फ्लेक्शंस की जो उसके रॉ मटेरियल की जो एक्चुअल वैल्यू होती है उसको कलेक्ट करके जो 697 जो गुड्स हैं उनको एक एक हम ऐसे कह सकते हैं गुड्स ऑफ बास्केट होता है, उसको लेकर हम एक वैल्यू निकालते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, होल सेल प्राइस इंडेक्स, ठीक है। और उसके बाद हम बात करेंगे कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स क्या होता है, ठीक है। उसमें हमने क्या किया था, होलसेल प्राइस इंडेक्स में सिर्फ गुड्स लिए थे। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जो हम गुड्स खरीदते हैं, सर्विसेज लेते हैं, उसकी जो कॉस्ट देते हैं ना, चाहे सेलर्स हो गया, चाहे सेलर्स को जो जिससे हम सामान खरीदते हैं, तो वो जो प्राइस है, जो मतलब कि वो जो प्राइस हम पे करते हैं उसको हम क्या कहते हैं, उसको उस प्राइस को कलेक्ट करके जो वैल्यू निकलती है उसको हम क्या कहते हैं, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स कहते हैं। देखो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जो है, इसमें जो
फूड आइटम्स जो है ना वो 45% होती हैं, ठीक है। और अगर ऐसा कहा जाता है कि जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है ये काफ़ी हाई होता है एज़ कम्पेयर टू होल सेल प्राइस इंडेक्स। ऐसा क्यों है? क्योंकि होल सेल प्राइस इंडेक्स में आप देखते हो कि जो प्राइस का जो हाफ रेट पे होता है रॉ मटेरियल कितना ही महंगा होगा। जब उसमें से फिर सेलर्स अपना प्रॉफिट्स देखा, फिर उसको कंज्यूमर्स को बेचेगा, अपना कॉस्ट भी निकालेगा, अपना रिवेन्यू भी निकाला, अपना प्रॉफिट जो भी है सारा कुछ निकाल कर फिर वो कंज्यूमर को बेचेगा। तो नेचुरल सी बात है कि होल सेल प्राइस इंडेक्स और कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में बहुत ज़्यादा डिफरेंस आएगा। और सीपीआई कौन कैलकुलेट करता है? सीपीआई कैलकुलेट करता है सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस, ठीक है, सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस। देखो ये पहले ऑर्गेनाइजेशन थी, अब ये ऑफिस हो चुका है, ठीक है, अब ये ऑफिस हो चुका है। और ये सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस किसके अंडर आता है? मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम के अंडर। और एक और चीज़ इंपॉर्टेंट है, कंज्यूमर प्राइस जो इंडेक्स है इसमें जो आइटम्स ली जाती हैं, गुड्स और सर्विसेज, वो 200 आइटम्स ली जाती हैं, ठीक है। उसमें कितनी ली जाती थी? 697। इसमें 200 आइटम्स ली जाती हैं। देखो ये जो आइटम्स मैं कह रहा हूँ गुड्स, ये क्या हैं? ये सिलेक्टिव गुड्स होती हैं जिससे हम जो रोज़ ज़रूरत की चीज़ें होती जैसे दाल हो गई, आटा हो गया, राइस हो गया, टूथपेस्ट हो गया, ये जो जो डेली यूसेस में आती हैं, ठीक है। इन चीज़ों को लेकर एक वैल्यू निकाली जाती है, एक रेट निकाला जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? इन्फ्लेशन रेट, जो सिलेक्टिव टर्म्स होती हैं, ठीक है। तो आगे आपको और क्लियर होगा कि कैसे होता है। ये आपने लिख लिया कि 200 आइटम्स होती हैं, इसमें गुड्स और सर्विसेज आता है। और होल प्राइस इंडेक्स में क्या आता था? सिर्फ गुड्स आती थी, ठीक है। और इसको कौन कैलकुलेट करता है? सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस, और जो किसके अंडर आता है? मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्रामिंग के अंडर आता है। इसका जो बेस ईयर है वो है 2012 को लेकर किया जाता है, ठीक है। और पहले जो इंडिया क्या करता था, होल सेल प्राइस इंडेक्स पे क्या करता था, इसको देखकर ही इन्फ्लेक्शन रेट को कहता था कि ये हमारा कंट्री का इन्फ्लेक्शन रेट है। अब 2014 के बाद ये शिफ्ट हो गया है, अब ये कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के थ्रू कैलकुलेट किया जाता है। ये किसने किया था? जो आरबीआई का गवर्नर था रघुराम रंजन, काफ़ी बड़े इकोनॉमिस्ट हैं, उन्होंने ये शिफ्ट किया था सीपीआई में, ठीक है। तो अब हम ऐसा पूछा जा सकता है कि इंडिया किस मेजरमेंट से इन्फ्लेशन को कैलकुलेट करता है? वो कैलकुलेट करता है सीपीआई, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, ओके। ये दो इम्पॉर्टेंट हैं, जो जो मैंने बोला है उसे आप प्लीज़ नोट कर लें कि ये कौन कौन से कहाँ के कौन रिलीज़ करता है, कौन नहीं करता है, किस में सिर्फ गुड्स आती है, किस में बोथ आते हैं, कितने आइटम्स होते हैं, इसका बेस ईयर क्या है। ये चीज़ें आपको पूछी जा सकती हैं, इसलिए आप ध्यान रखना। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ कि इंडिया किससे कैलकुलेट करता है इन्फ्लेशन? वो करता है सीपीआई, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। और ये कब शिफ्ट हुआ था? ये 2014 में शिफ्ट हुआ था, ओके। देखो उसके बाद हम बात करेंगे, हमने इन्फ्लेशन पढ़ लिया है, उसकी टाइप्स पढ़ ली हैं, उसका मेजरमेंट्स पढ़ लिए हैं, कैसे हम मेजर्स करते हैं, कैसे हम कैलकुलेट करते हैं इन्फ्लेशन। अब कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो इन्फ्लेशन से रिलेटेड हैं। एक्चुअली जो इन्फ्लेशन जो कंसेप्ट था ये किसने दिया था? ये फिलिपिस ने ही दिया था। वो फिलिपिस के कर्व है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये इसी से इन्फ्लेशन से रिलेटेड ही है। तो आप इसे ध्यान से देखेंगे कि इन्फ्लेशन फ्लिपिस कर्व क्या होती है। तो देखिए फ्लिपिस कर्व वो कर्व होती है जो रिलेशंस बताती है इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट का इन्वर्स में, ठीक है। कैसे? जो फ्लिपिस कर्व कहती थी अगर महंगाई बढ़ेगी, जब इन्फ्लेशन होगी, जब 2 पे इन्फ्लेशन है, 2 से शिफ्ट होके 5 पे आई, जब इन्फ्लेशन रेट बढ़ेगी आपकी अनएम्प्लॉयमेंट कम होगी, ठीक है। जब आपकी महंगाई कम होगी, जब अगर आपकी इन्फ्लेशन रेट जो है वो 5 से 2 पे आएगी, तो आपकी जो अनएम्प्लॉयमेंट है रेट है वो बढ़ जाएगी। ऐसा क्यों होता है? इसकी डिफरेंस डिफरेंस अजम्पशंस थी, इसकी डिफरेंस थ्योरीज हैं, बहुत बड़ी बड़ी थ्योरीज हैं, उसमें अलग अलग तरीके से बताया है कि कैसे अनएम्प्लॉयमेंट रेट कम होता है इन्फ्लेशन होने से। ये इसकी कुछ एक्सप्लेनेशन है, उसे हमें नहीं करना है क्योंकि वो बहुत लंबा हो जाएगा। आपको बस इतना याद रखना है कि फ्लिपिस कर्व क्या होती है। ये इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट होती है। मतलब कि इन्फ्लेशन बढ़ेगी तो अनएम्प्लॉयमेंट कम होगी, अगर इन्फ्लेशन कम होगी तो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, ठीक है।
तो उस समय क्या करते थे, इस फ्लिपिस कर्व से कई जगहों पर ऐसे मतलब टेस्ट भी किया गया है कि इन्फ्लेक्शन रेट को बढ़ाया भी किया है। जब इन्फ्लेक्शन रेट को बढ़ाया उससे एम्प्लॉयमेंट जनरेट हुई है और अनएम्प्लॉयमेंट कम हुई है। बट कहीं अमेरिका जैसी कंट्री में इसमें ये थ्योरीज फेल भी हुई है। बट आपको बस ये याद रखना है कि फ्लिपिस कर्व इज द इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन इन्फ्लेक्शन एंड अनएम्प्लॉयमेंट। ओके, देखो उसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट टर्म है कि डिसइन्फ्लेक्शंस क्या होता है। इन्फ्लेक्शंस हो गया कि बड़ी ही स्पीड्स में, इस डायग्राम से आप ध्यान से देखना कि इन्फ्लेक्शंस बढ़ रही है बट बड़ी ही ज़्यादा स्पीड में बढ़ रही है, ठीक है। और डिसइन्फ्लेक्शंस क्या हो रहा है, इन्फ्लेक्शंस बढ़ रही है पर नेगेटिव रेट में बढ़, मतलब कि जैसे आप मान लो, जैसे हमने देखा था ओनियन की एग्जाम्पल ली थी, हमने कहा था कि वो जो इन्फ्लेक्शंस है वो 100% से बढ़ रही है। जो 2010 में वो कितने कितने में बढ़ी, 100% से बढ़ी। 2012 में या 11 में उसकी जो इन्फ्लेक्शन की परसेंटेज थी वो 100 नहीं थी, वो कहीं 50 पे आ गई, ठीक है, ये 50 है, ठीक है। 2013 में क्या हुआ, इन्फ्लेक्शन जो थी वो 25% पे आ गई। वो इंक्रीज होनी, जो इन्फ्लेक्शन रेट इंक्रीज हो रही थी, परसेंटेज में कमी आना, पहले वो 100% की रेंज स्पीड से बढ़ रहा था, फिर वो 50% की स्पीड से बढ़ने लगी इन्फ्लेक्शन। इन्फ्लेक्शन तो बढ़ रही है पर उसकी जो स्पीड है उसमें कमी आना, उसकी परसेंटेज में कमी आना, उसको हम क्या कहते हैं, डिसइन्फ्लेक्शन कहते हैं। ये डिसइन्फ्लेक्शन इज नॉट अपोजिट टू इन्फ्लेक्शन। ये सिर्फ ये है कि इन्फ्लेक्शन बढ़ती है बट उसकी जो परसेंटेज है उसमें कमी आ जाती है। पहले मतलब कि जो ओनियन था वो 10 रुपये kg था, फिर वो 20 रुपये kg हो गया, फिर उसके बाद थोड़ा सा उसमें चेंज आया, पहले 100% की स्पीड से बढ़ा, फिर उस पर 20, फिर जो 25, मतलब कि 20 से 25 हुआ, पहले 10 से 20 हुआ था, फिर 20 से 30 नहीं हुआ, फिर 30 से 25 हुआ। उसकी इन्फ्लेक्शन तो बढ़ी पर उसकी इन्फ्लेक्शन बढ़ने की जो स्पीड थी उसमें कमी आना, उसको हम क्या कहते हैं, डिसइन्फ्लेक्शन कहते हैं। इस डायग्राम में भी यही चीज़ बताई है। इन्फ्लेक्शन तो बढ़ रही है, पहले ये जो फर्स्ट पार्ट है ना, ये इन्फ्लेक्शन है। फिर उसके बाद इन्फ्लेक्शन तो बढ़ रही है बट उसमें जो बढ़ने की जो स्पीड है वो कम हो रही है, ठीक है, उसकी जो परसेंटेज है उसमें कमी आ रही है, परसेंटेज रेट में कमी आना, उसको हम क्या कहते हैं, डिसइन्फ्लेक्शन। देखो डिफ्लेक्शंस क्या होता है, डिफ्लेक्शन इज टोटली अपोजिट टू इन्फ्लेक्शंस। इन्फ्लेक्शंस में क्या था कि भाई जो प्राइस है वो हाई हो रहे हैं, और डिफ्लेक्शंस में क्या है कि प्राइस नेगेटिव में जा रहे हैं। नेगेटिव का मतलब ये नहीं कि जो चीज़ आपको 100 की मिल रही थी अगले साल वो आपको 90s की मिलेगी, उसके अगले साल आपको 80s में मिलेगी, 80s पर केजी में मिलेगी, उसके अगले साल आपको 50 पर केजी। ये अपोजिट टू इन्फ्लेक्शंस होता है, उससे हम क्या कहते हैं, डिफ्लेक्शंस कहते हैं, ठीक है। ये देखिए ये डायग्राम, इसमें क्या हो रहा है कि जो राइजिंग द प्राइस ऑफ गुड्स ये इंक्रीज हो रहे हैं, इसमें जो प्राइस है गुड्स का वो डिक्रीज हो रहा है, उसको हम क्या कहेंगे, डिफ्लेक्शंस कहेंगे। इट्स टोटली अपोजिट टू इन्फ्लेक्शंस, उसे हम क्या कहते हैं, डिफ्लेक्शंस कहते हैं। ओके, देखो कोर इन्फ्लेक्शंस क्या होता है, ये भी एक टर्म है, इंपॉर्टेंट है। कोर इन्फ्लेक्शंस को क्यों एक्सेप्ट किया जाता है, इससे क्यों कैलकुलेट किया जाता है। पहली बात तो ये है कि कोर इन्फ्लेक्शंस होता क्या है। देखो कोर इन्फ्लेक्शंस वो इन्फ्लेक्शंस होती है, इसमें आप फूड और एनर्जी को बाहर रख कर फिर आप कैलकुलेट करते हो इन्फ्लेक्शंस को। ऐसा क्यों होता है भाई, देखो फूड और एनर्जी को, प्रोडक्ट को आप बाहर रख के कैलकुलेट इसलिए करते हैं, जो फूड है ना या फिर एनर्जी है, इसके प्राइस एकदम से फ्लक्चुएट हो जाती हैं। मान लो कि बारिश अच्छी नहीं हुई और एग्रीकल्चर में मतलब कि बहुत ज़्यादा, या फिर बाढ़ आ गई, उससे आपकी फसल है वो अच्छी नहीं होनी, ठीक है। और फूड की जो प्राइस है वो फ्लक्चुएट करती रहती है, और जो आपको सीधा इफेक्ट आपकी इन्फ्लेक्शन पे पड़ता है, ठीक है। या फिर ऑयल क्राइसिस हो गए। देखो अगर 1950 से लेके 2008 के बीच में सबसे ज़्यादा क्राइसिस ऑयल क्राइसिस आए हैं। देखो कुछ भी साउथ की कंट्रीज़ में हो जाता है, सऊदी अरब में या इराक या कुछ कुछ भी वॉर हो जाती है, उससे क्या होता है, सप्लाई शॉक हो जाता है कि सप्लाई बिल्कुल ठप हो जाती है और ऑयल के प्राइसेस हाई हो जाते हैं, ठीक है। ये जो इन्फ्लेक्शन एकदम से मतलब कि फ्लक्चुएशन आती है इन चीज़ों में, इसलिए जो जो मेन चीज़ें हैं उनको बाहर रखा जाता है। फूड आइटम्स और एनर्जी आइटम्स को बाहर रखकर, जो एनर्जी आइटम जैसे फ्यूल्स, ठीक है, उनको बाहर रखकर कैलकुलेट की जाती है इन्फ्लेक्शंस को, उसको हम क्या कहते हैं, कोर इन्फ्लेक्शंस। वो हेडलाइन इन्फ्लेक्शंस में हर चीज़ को लेते हैं, तो मतलब कि जो सिलेक्टिव टर्म्स होती हैं, टोटल टर्म्स को कलेक्ट करके जो वैल्यू निकलती है उसको हम क्या कहते हैं, हेडलाइन इन्फ्लेक्शंस कहते हैं। ओके,
देखो, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टर्म है जिसे आप स्टैक फ्रिक्शंस कहते हैं। देखो, स्टैक फ्रिक्शंस की आज जो सिचुएशंस है वो इंडिया में है। हम फ्लिपिस कर्व में क्या पढ़ रहे थे कि अगर हम अनएम्प्लॉयमेंट्स को कम करना है तो हम इन्फ्लेक्शंस को इंक्रीज़ कर देंगे। इन्फ्लेक्शंस को इंक्रीज़ करने से क्या होगा, हमारी एम्प्लॉयमेंट क्रिएट हो जाएगी। ये फ्लिपिस कर्व कहती है या फ्लिपिस थ्योरी कहती थी। बट अगर हम स्टैगफ्लेशन की टर्म्स देखें, इसमें क्या होता है कि आपकी इकॉनमी जो है वो दोनों चीज़ें फेस करती है। आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ भी कम होती है। इकोनॉमिक ग्रोथ मतलब कि आपकी जीडीपी भी डिक्रीज हो रही है और आपकी इन्फ्लेक्शन भी बढ़ रही है। ये टोटली अपोजिट टू फ्लिपिस कर्व है। फ्लिपिस कर्व में क्या था कि अनएम्प्लॉयमेंट कम होगी, इन्फ्लेक्शन बढ़ जाएगी, या फिर इन्फ्लेक्शन कम होगी, एम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगी। बट इसमें ऐसा नहीं था। मतलब कि इसमें ऐसा नहीं था। इसमें क्या था कि आपकी जीडीपी भी कम होगी और इन्फ्लेक्शन भी बढ़ेगी। ऐसी सिचुएशंस आज के समय इंडिया में है। तो अगर आप देखोगे कि इंक्रीजिंग अनएम्प्लॉयमेंट होगी और इंक्रीजिंग इन्फ्लेक्शंस होगी, इससे क्या होगा, एक एक चीज़ जो एक टर्म आती है उसको हम क्या कहते हैं, इन्फ्लेक्शनरी गैप। इन्फ्लेक्शनरी गैप एक अलग से टर्म है, मैंने इसी में ही कर दिया इसको टर्म को, कि इस टर्म को यहीं इंट्रोड्यूस कर दिया कि ये टर्म क्या है। अगर आपकी इंक्रीज अनएम्प्लॉयमेंट हो रही है और इंक्रीज इन्फ्लेक्शंस हो रही है, इन दोनों के बीच का जो गैप होगा उसे हम क्या कहेंगे, इन्फ्लेक्शनरी गैप कहेंगे। ठीक है। इन्फ्लेक्शनरी की सबसे आज जो हालत है वो इंडिया की है। इंडिया में जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो 8 के पास पहुंच चुका है और जीडीपी है वो 223.9 पर है। ठीक है। ये चीज़ आप देख रहे हो अपोजिट चल रही है। पर जो फ्लिपिस कर्व कहती थी वो कहती थी कि भाई हम अगर इन्फ्लेशन को बढ़ाएंगे हमारी अनएम्प्लॉयमेंट कम हो जाएगी। पर यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ अनएम्प्लॉयमेंट भी इंक्रीज़ हो रही है और उसके साथ साथ जो इन्फ्लेक्शन रेट भी इंक्रीज़ हो रही है। ठीक है। उस जीडीपी बिल्कुल डाउन हो गई है। ठीक है। और जीडीपी का सबसे बड़ा फैक्टर्स क्या है, मुझे किसी ने कहा था कि जीडीपी से क्या होता है। तो जीडीपी से बहुत कुछ होता है सर। देखो, जो जीडीपी है ना, अगर हमारी जीडीपी इंक्रीज़ होगी, जीडीपी इंक्रीज़ होने से क्या होगा कि आउटपुट ज़्यादा होगी। आउटपुट ज़्यादा होगी, जो इन्वेस्टर्स है वो बाहर से आएंगे। जब इन्वेस्टर्स बाहर से आएंगे तो कंपनीज आएंगी। कंपनीज आएंगी तो क्या होगा, जब कंपनीज आएंगी तो एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगी। जब एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगी तो वेजेस अच्छे होंगे। जब वेजेस अच्छे होंगे तो लोग कंजप्शंस करेंगे। जब लोग कंजप्शंस करेंगे तो डिमांड भी ज़्यादा होगी। जब डिमांड ज़्यादा होगी तो ये चेन होती है जीडीपी। तो -23.9 जीडीपी जाना और मीडिया में इसके बारे में किसी चीज़ की चर्चा नहीं करना, तो काफ़ी अजीब लगता है। ठीक है। तो यहीं तक है इन्फ्लेक्शंस इम्पोर्टेंट। तो आप इस सभी टर्म को अच्छे से देखें। तो अब इसके बाद हमारे सिर्फ दो टॉपिक बचते हैं, फिजिकल पॉलिसीज़ और उसके साथ साथ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। वो काफ़ी छोटे छोटे 10-10 मिनट की वीडियोस होंगी, उसमें वो कवर हो जाएगा। ये थोड़ी बड़ी वीडियो बनती। थैंक यू फॉर दैट। थैंक यू।